अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग डिसीजन मेकिंग का एक और आगे का पास पेपर देखेंगे जो कि आप लोगों का स्प्रिंग 2016 का क्वेश्चन नंबर 7 है और कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करेंगे। अच्छा, ये याद रहे कि इस वीडियो का मकसद पास पेपर को सॉल्व करना होगा। जो आपके पास रेलेवेंट इसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिफरेंट लेक्चर्स में हमने डिस्कस करे हुए हैं। सवाल कहता है, ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड GPL इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग बिड डॉक्यूमेंट्स फॉर अ स्पेशल ऑर्डर ऑफ 5000 यूनिट्स ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट जीटा। इन दिस रिस्पेक्ट GPL's टेक्निकल डिपार्टमेंट हैज़ वर्कड आउट द फॉलोइंग प्रोजेक्शंस और इन्फॉर्मेशन। 5000 चीज़ों का ऑर्डर आया और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। सवाल की अगर रिक्वायरमेंट देखें तो सवाल की रिक्वायरमेंट ये कहती है, कंप्यूट द बिड प्राइस दैट GPL शुड कोट इफ इट वांट्स टू अर्न प्रॉफिट based on relevant costs only of 20% of selling price। यानी कि इफ़ेक्टिवली हमें रेलेवेंट कॉस्टिंग जो हमने अपने बेसिक लेक्चर्स में सीखी उसके कॉन्सेप्ट्स अप्लाई कर कॉस्ट निकालनी है और फिर उस कॉस्ट से हमें अपनी सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो एक एक कर इन्फॉर्मेशन को अकाउंट फॉर करते हैं। पहली चीज़ है, द ऑर्डर विल बी कंप्लीटेड इन 15 days। GPL has sufficient stock of the required materials to produce Zeta. Some of the relevant information is as follows। GPL के पास जो जो मटेरियल चाहिए होगा वो रेलेवेंट मटेरियल अवेलेबल है और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। मटेरियल A 5000 की क्वांटिटी में अवेलेबल है। मटेरियल B क्वांटिटी रिक्वायर्ड 3000 किलो इसके चाहिए और मटेरियल C जो है इसके आपको 2000 किलो की नीड है। अच्छा, अब नीचे रेलेवेंट कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मटेरियल ए के बारे में लिखा हुआ है, मटेरियल ए इज़ यूज्ड बाय GPL इन मेनी प्रोडक्ट्स एंड देयरफॉर सफिशेंट स्टॉक इज़ मेंटेन्ड। यानी कि ये वो मटेरियल है जो मेरे रेगुलर यूज़ में है। आप लोगों को याद होना चाहिए कि अगर कोई मटेरियल मेरा जो है वो मेरे रेगुलर यूज़ में होता है तो उसकी जो रेलेवेंट कॉस्ट होती है वो उसकी करंट परचेज प्राइस होती है, क्योंकि अगर मैं उसको यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा तो मज़ीद ऐसा ही मटेरियल जो है उसकी मुझे नीड होगी, उसकी मुझे ज़रूरत होगी। इसीलिए मेरे पास जो मटेरियल है उसकी जो रेलेवेंट कॉस्ट होगी वो उसकी परचेज़ प्राइस, जो उसकी करंट परचेज़ प्राइस है, यानी कि अभी जो वो मुझे बाज़ार में जितने का मिल सकता है वो वैल्यू होगी। मटीरियल बी हैज़ नो अदर यूजेस देन इन द प्रोडक्शन ऑफ जीटा। बी का कोई इस्तेमाल नहीं है सिवाय कि वो जीटा में इस्तेमाल हो सके। इस केस में हम ये देखेंगे कि मटेरियल बी को अगर मैं जीटा पर इस्तेमाल नहीं करता तो मैं इससे क्या कमा सकता था, यानी कि इसकी डिस्पोजल प्राइस, यानी कि मैं इसको 135 रुपये में बेच सकता था और कुछ पैसे कमा सकता था, जबकि अगर मैं इसको जीटा पर इस्तेमाल करूँगा तो वो कमा नहीं सकूँगा। Here, the stock of material C was purchased several years ago for another project. It can only be used in the production of Zeta. C सिर्फ और सिर्फ Zeta में इस्तेमाल हो सकता है, इसके अलावा कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। अदरवाइज अगर इस्तेमाल नहीं किया, it will have to be disposed of at a cost of ₹10 per kg to meet environmental legislation। यानी कि ये कोई हार्मफुल केमिकल है और अगर मैंने यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया तो इसको बेच तो नहीं सकता, बेचने की तो डिस्पोजल वैल्यू ज़ीरो है, कुछ भी नहीं मिलेगा। अलबत्ता इसको फेंकना पड़ेगा और फेंकने में मेरा 10 रुपये पर केजी का ख़र्चा लगेगा। तो अगर हम अपनी वर्किंग शुरू करें और हम मटेरियल के लिए ए है, बी है और सी है, इनसे रेलेवेंट चीज़ों की बातें करें तो ए जो है ना, ए उसके 5000 किलो की ज़रूरत है और उसकी रेलेवेंट कॉस्ट, जैसे कि हमने बेसिक लेक्चर्स में भी डिस्कस किया और यहाँ पर हमने वापस से इसको दोहराया कि इसकी रेलेवेंट परचेज प्राइस होगी, बिकॉज ये एक ऐसा मटेरियल है जो रेगुलर यूज़ में है। अगर हम बी की बात करते हैं तो बी के हमें 3000 किलो चाहिए, हमें 3000 किलो चाहिए। इसकी जो रेलेवेंट कॉस्ट होगी वो इसकी डिस्पोजल वैल्यू होगी, इसलिए क्योंकि ये रेगुलर यूज़ में नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि भाई ये किसी और जगह मुझे मैक्सिमम क्या फ़ायदा और मैक्सिमम बेनिफिट कितने रुपए का पहुंचा सकता है। अगर सी की बात करते हैं तो उल्टा है, इस्तेमाल करा तो ठीक है, नहीं करा तो ये फेंकना पड़ेगा, फेंकने की वजह से ख़र्चा लगेगा। तो भाई इस्तेमाल करने की वजह से फ़ायदा क्या हो रहा है? इस्तेमाल करने की वजह से ये फ़ायदा हो रहा है कि वो जो फेंकने के मुझे पैसे देने पड़ते, पैसे
इसको डिस्पोज ऑफ करने के मुझे पैसे देने पड़ते, इसको डिस्पोज ऑफ करने के मुझे पैसे देने पड़ते, वो देने नहीं पड़ेंगे। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि इसने जो है वो मेरी कॉस्ट को कम कर दिया, ना कि बढ़ाया। इसने तो मेरी कॉस्ट को कम कर दिया, क्योंकि अगर यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा तो फिर क्या होगा, तो फिर इसको मैं फेंकना नहीं पड़ेगा तो खर्चा जो है वो बच जाएगा। तो 1,00,000, 4,05,000 और नेगेटिव 20,000 ये मेरी रेलेवेंट कॉस्ट है मटेरियल की। आईकेप का आंसर भी मैंने आप लोगों की तसल्ली के लिए नीचे पेश किया हुआ है। अगर आप इसकी पहले 3 वैल्यूज़ देखते हैं, 1,00,000, 4,05,000 और नेगेटिव 20,000, ये वैल्यूज़ ही आ रही हैं। इसके बाद फिर हम अपने अगले पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट नंबर 2 में लिखता है द प्रोडक्शन ऑफ जीटा विल रिक्वायर 800 स्किल्ड लेबर आवर्स एट ₹200 पर आवर। प्रेजेंटली 1440 लेबर आवर्स रिमेन आइडल ड्यूरिंग ईच मंथ। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, हमें ये पता है कि अगर कोई लेबर जो है वो आइडल होता है, तो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट ज़ीरो होती है, क्योंकि वो अगर इस प्रोजेक्ट में काम नहीं करेगा तो फारिग बैठा रहेगा, पैसे उसको जाहिर है। अब यहाँ पर देखो, एक इम्पॉर्टेंट बात जो पहले पॉइंट में लिखी हुई थी ना, वो ये लिखी हुई थी कि ये ऑर्डर मुझे 15 दिन में बनाना है, और ये जो 1440 लेबर आवर्स आइडल लिखे हुए हैं, ये महीने के लिखे हुए हैं। तो 15 दिन के कितने हुए? 1440 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाइड बाई 15। 1440 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाइड बाई 15। 1440 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाइड बाई 15, यानी कि 15 दिन में 720 घंटे मजदूरों के फारिग होंगे। तो 800 घंटे चाहिए, 720 घंटे फारिग होंगे, उसकी पेमेंट तो नहीं होगी। अलबत्ता ऊपर के जो 80 घंटे उसकी तो पेमेंट होगी ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम लेबर की वर्किंग करेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 800 माइनस 1440 डिवाइडेड बाई 2, इससे जो आंसर आएगा जो कि 80 होगा, मल्टीप्लाइड बाई इसकी जो पेमेंट है वो 200 रुपये के हिसाब से होगी, यानी कि 16,000। अच्छा, अब देखो, आप जब अपना पेपर दोगे तो आप ये जो वर्किंग्स में इक्वल्स टू के साथ लिख रहा हूँ वो आप साइड पर बस मेंशन कर दोगे इस जगह पर। बाकी यही स्ट्रक्चर या फॉर्मेटिंग जो है वो आप आगे लेकर जाओगे। और आपको, अगर आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो तो ये एक्सेल की फ़ाइल भी मैं भेज दिया करता हूँ, तो आपको ये एक्सेल की फ़ाइल आप डिमांड करना, आप लोगों को मिल जाएगी। ये हमारे पास स्किल्ड लेबर जो था उसकी वर्किंग हो गई। इसके बाद 250 अनस्किल्ड लेबर आवर्स विच कैन बी हायर्ड एट ₹120। तो ये तो बड़ा सिंपल है। अनस्किल्ड के कितने घंटे चाहिए? अनस्किल्ड के 250 घंटे चाहिए और 120 का रेट है। डन हो गया, ये तो आराम से 30,000 था। उसके बाद क्या है? 150 मशीन आवर्स इफ़ द मशीन इज़ नॉट यूज फॉर जीटा इट मे बी लीज्ड आउट एट ₹4,000 पर डे। मशीन के 150 घंटे चाहिए, यानी कि मशीन जो है उसका इस्तेमाल जीटा बनाने के लिए 150 घंटे का होगा। और साथ में ये लिखता है कि अगर मशीन को जीटा के लिए इस्तेमाल ना किया गया, हमारे पास कोई मशीन है, उसको अगर मैं जीटा बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा तो मैं इसको लीज आउट कर सकता हूँ 4,000 पर डे पर। लीज आउट 4,000 पर डे पे करने का मतलब ये है कि मैं इसको किराए पर दे सकता हूँ 4,000 फ़ी दिन के हिसाब से। तो अगर मैं जीटा पे इस्तेमाल करूँगा तो मैं क्या नहीं कमा पाऊँगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट, इस मशीन को किराए पे देकर इसका किराया नहीं कमा पाऊँगा। यानी कि जो मशीन है ना, उसकी जो रेलेवेंट कॉस्ट होगी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो ये होगी कि भाई 15 दिन का जीटा का प्रोजेक्ट है और 4,000 रुपये के हिसाब से 15 दिन का किराया मैं नहीं कमा पाऊँगा। अगेन कॉन्सेप्ट्स हमने बेसिक लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं। तो हम 15 दिन के 4,000 रुपये के हिसाब से 60,000 रुपीज़ नहीं कमा पाएंगे, ये हमारी रेलेवेंट कॉस्ट होगी। और अगर आप आईकेप के आंसर से देखते हो 16,000, 30,000 और 60,000, हम यहाँ तक बिल्कुल सही जा रहे हैं। अच्छा जी, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट में लिखा गया GPL एब्जॉर्ब्स ओवरहेड्स एट ₹400 पर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर आवर। अब यहाँ पर थोड़ी सी एप्लीकेशन OAR या ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट या ओवरहेड्स के चैप्टर की आ रही है। ये बात याद रहे कि अगर कोई फ़िक्स कॉस्ट होती है वो मेरी रेलेवेंट कॉस्ट नहीं होती है। ये बात याद रहे कि अगर कोई फ़िक्स कॉस्ट होती है तो वो मेरी रेलेवेंट कॉस्ट नहीं होती है, जबकि हमारी जो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स या वेरिएबल कॉस्ट होती है वो मेरी रेलेवेंट कॉस्ट होती है, क्योंकि फ़िक्स कॉस्ट जो है वो किसी चीज़ के डिसीजन की वजह से चेंज नहीं होती है। अलबत्ता अगर कोई फ़िक्स कॉस्ट ऐसी है जो डिसीजन की वजह से चेंज हो तो वो रेलेवेंट हो जाएगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है GPL एब्जॉर्ब्स ओवरहेड्स एट ₹400 पर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर आवर्स।
बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 50,000 आवर्स। अच्छा, अब क्योंकि इसने ओवरहेड्स लिखा और इसने फिक्स्ड और वेरिएबल नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये कि 400 में फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड्स दोनों शामिल है। बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 50,000 आवर्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड एट 6 मिलियन। फिक्स्ड ओवरहेड्स का OAR कितना होगा? फिक्स्ड ओवरहेड्स का अगर OAR निकालेंगे तो 6 मिलियन डिवाइडेड बाई 5, 50,000। फिक्स्ड ओवरहेड्स का अगर हम OAR निकालेंगे, अगर हम फिक्स्ड ओवरहेड्स का OAR निकालेंगे, ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे फिक्स्ड ओवरहेड्स का, तो वो 6 मिलियन डिवाइडेड बाई 50,000 यानी कि 120 होगा। ये फिक्स्ड ओवरहेड्स पर आर हैं। जबकि सवाल में मुझे 400 रुपये का रेट दिया हुआ है और सिर्फ ओवरहेड्स लिखा हुआ है। इसका मतलब इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि 400 माइनस 120 जो हमारा वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट पर आर है, वेरिएबल ओवरहेड्स पर आर है, वो 280 रुपये है। अब ये वर्किंग आप वर्किंग नोट पे ICAP पे शो कर दोगे। 280 का वेरिएबल ओवरहेड्स रेट पर आर है और स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों का। तो स्किल्ड अनस्किल्ड पे 280 के हिसाब से यहाँ पर वेरिएबल ओवरहेड्स आ जाएंगे। वेरिएबल ओवरहेड्स 280 का रेट मल्टीप्लाइड बाय स्किल्ड और अनस्किल्ड के आवर्स कितने इस्तेमाल हुए थे? स्किल्ड और अनस्किल्ड के आवर्स मेरे ख्याल में हमारे पास जो इस्तेमाल हुए थे वो 1440 और 250 है ना, 1440 और 250। इस अमाउंट को ज़रा टैली भी कर लेते हैं। 473,200। एक मिनट, इसमें हमने कुछ, अच्छा एक मिनट 800, ओ सॉरी, हाँ 250 है, 800 और 250 है, 800 और 250 है ना। एक मिनट, GPL एब्जॉर्ब्स ओवरहेड्स एट ₹400 पर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर आवर्स, तो रेलेवेंट में हमने 800 लिया हुआ है, सही है 800। तो ये 294,000 ऐसा ही है, बिल्कुल देखो 294,000 आ रहा है। 800 इसलिए लिया हुआ है क्योंकि 800 घंटे जो है वो स्किल्ड लेबर से हमने काम करवाया। 1440 तो टोटल आवर्स थे ना, वो जो आइडल थे तो वो मैंने गलत ले लिए थे। तो ये 800 स्किल्ड वाले, 250 अनस्किल्ड वाले और मल्टीप्लाइड बाई 280 का रेट। चलो वेरिएबल ओवरहेड्स भी आ गए, इसका मतलब ये वाली अमाउंट भी आ गई। इसके अलावा और क्या है? सवाल में लिखता है इफ़ GPL डिसाइड्स टू प्रोड्यूस ज़ीटा फिक्स्ड ओवरहेड्स वुड इंक्रीज बाय 150,000। अब देखो ये जो 150,000 के फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं जो ज़ीटा बनाने की वजह से इंक्रीज होंगे, ये फिक्स्ड ओवरहेड्स ऑल्दो ये फिक्स कॉस्ट है, लेकिन ये वाली फिक्स कॉस्ट जो है वो हम अपने रेलेवेंट कॉस्ट में शामिल करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी फिक्स कॉस्ट है जो सिर्फ और सिर्फ तब अराइज होगी जब आप ज़ीटा बना रहे हो और मेरी रेलेवेंट कॉस्ट होगी। ये फिक्स कॉस्ट है, स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट भी इसको कहते हैं। ये स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट है, यानी कि ये स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट है उसकी वजह से है, और ये है आपकी 1.5 लाख रुपए। तो ये आपके रेलेवेंट कॉस्ट में आएगी। अच्छा जी, ये सारा टोटल इधर ही रख देते हैं। चलो उसके बाद क्या है? एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ज़ीटा जनरल एडमिन कॉस्ट वुड इंक्रीज बाई, ठीक है, जनरल एडमिन कॉस्ट भी जो है वो 1 लाख रुपए से इंक्रीज हो जाएगी, और वो भी ज़ीटा बनाने की वजह से इंक्रीज होगी, इसलिए हमारी रेलेवेंट है। द प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ GPL हैज इनकर्ड अ कॉस्ट ऑफ 20,000 ऑन प्रिपेयरिंग फिजिबिलिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ ज़ीटा। अच्छा देखो, जब हम फिजिबिलिटी बना रहे होते हैं और हम जो है इनिशियल कोई ख़र्चा पे कर रहे होते हैं, तो वो मेरी रेलेवेंट कॉस्ट नहीं होती है। ये वाली कॉस्ट जो है ये मेरी एक संक कॉस्ट है। संक कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जो भी मैं डिसीजन लूँगा ये कॉस्ट तो मैं इनकर कर चुका हूँ और इसीलिए मेरे लिए रेलेवेंट नहीं होगी। जो बेसिक डिसीजन मेकिंग के लेक्चर्स हैं उसमें हमने संक कॉस्ट को भी टच किया होगा। संक कॉस्ट का मतलब ये है कि कोई ऐसा खर्चा कर दिया जिसकी वजह से मेरा डिसीजन जो है उस पर कोई इम्पेक्ट ना आए। मैं जो भी डिसीजन लूँ ये खर्चा तो मुझे इन एनी केस पे करना था, चाहे मैं ज़ीटा बनाऊँ चाहे मैं ज़ीटा ना बनाऊँ, ये खर्चा मैं कर चुका हूँ, तो ये मेरे लिए इररेलेवेंट होगा, रेलेवेंट नहीं होगा। लिहाजा हमारा रेलेवेंट कॉस्ट के हिसाब से आंसर आना चाहिए 2035,000,000। बिल्कुल 2035,000,000 ये आंसर आ रहा है। लेकिन हमें सेलिंग प्राइस निकालनी थी और सवाल ये कहता था कि सेलिंग प्राइस क्या होगी। कंप्यूट द बिड प्राइस दैट GPL शुड कोट इफ़ इट वांट्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट जो हो वो सेलिंग प्राइस का 20% हो। अच्छा ये कॉस्ट है, ये याद रहे, कॉस्ट है ये याद रहे। तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। डन। अच्छा, प्रॉफिट आपको मालूम नहीं है, सेलिंग प्राइस आपको मालूम नहीं है, कॉस्ट आपको मालूम है 2035,000,000।
एज्यूम कर लो एज्यूम कर लो एज्यूम कर लो एज्यूम कर लो कि आपकी जो सेलिंग प्राइस है ना वो है एक्स, तो आपका जो प्रॉफिट होगा क्योंकि वो सेलिंग प्राइस का 20% है तो 20% ऑफ एक्स हो जाएगा, और जो आपकी कॉस्ट है वो तो आपको मालूम है, ऊपर आपने लिखी है 203500, तो आपका ये वाला इक्वेशन क्या बन गया, 20% एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 203500, ठीक है। अच्छा 203500 सीधे हाथ पर नेगेटिव है, उल्टे हाथ पर आएगा पॉजिटिव 203500 बन जाएगा। अच्छा सीधे हाथ पर x है और उल्टे हाथ का 20% x सीधे हाथ पर अगर आएगा, उल्टे हाथ का 20% x सीधे हाथ पर आएगा तो वो बन जाएगा x माइनस 20% ऑफ x, और 20% को 0.2x भी लिख सकते हैं। इस हिसाब से ये बन जाता है हमारा 203500 इज इक्वल्स टू x माइनस 0.2x इज 0.8x, और x जो है वो आपका, अच्छा बीच में इक्वल जो है ना, ठीक है, x जो होगा आपका x इज इक्वल्स टू 203500 डिवाइडेड बाई 0.8, 203500 डिवाइडेड बाई 0.8, यानी कि आपका फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल्स टू दबाकर 203500 डिवाइडेड बाई 0.8, ये आपका आंसर होगा 2543,750, और यही आपका आईकेप का आंसर आ रहा है। अच्छे से इस लेक्चर को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार मज़ा आए, जितनी बार देख रहा हूँ देखें, और इस एक्सरसाइज को आप अपने पार्ट पर भी, या इस सवाल को आप अपने पार्ट पर भी कंप्लीट करें जब आपके कॉन्सेप्ट्स इस सवाल से रेलेवेंट पक्के हो जाएं, और इस सवाल से पहले इसके रेलेवेंट जो कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स हैं उसको देखना लाजमी ज़रूरी है।